हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये वाला कल क्वेश्चन हमने कर लिया था ना। ठीक है। अच्छा, आज एक और क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। मुझे देखने दें ये कौन सा क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्वेश्चन 39। हाँ जी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखेंगे। The diagram shows the velocity time graph for the motion of two particles P and Q which travel in the same direction along a straight line. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दो पार्टिकल्स का, P और Q का, जो दोनों पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक हो गया, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट का पाथ है वो स्ट्रेट है, उसको ग्राफ से नहीं मिक्स करना। दिस इज नॉट द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये ग्राफ है उसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। P एंड Q बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। अच्छा, दोनों का स्टार्टिंग टाइम जो है वो एक ही है। सॉरी, P and Q both start at the same point X on the line, but Q starts to move T seconds later than P. दोनों का जो लॉन्चिंग पॉइंट था वो सेम था, बट देयर वाज अ टाइम डिफरेंस ऑफ T। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल P का जो ग्राफ है वो एक सॉलिड लाइन से उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट दिखाया हुआ है। दिस इज द जर्नी ऑफ द पार्टिकल P, एंड पार्टिकल Q started moving T seconds after the launch of particle P. तो पार्टिकल Q जो है दैट इज अ डैश्ड एंड अ डॉटेड लाइन। ये आपके पास पार्टिकल Q का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, each particle moves with the speed 2.5 meters per second for the first 20 seconds of its motion. हर पार्टिकल जो है अपने पहले 20 सेकंड जो है वो 2.5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। The speed of each particle changes instantaneously to 4 meters per second after it has been moving for 20 seconds. 20 seconds के बाद उसकी स्पीड जो है वो फौरन से 2.5 से 4 पे चली जाती है। अच्छा, एंड पार्टिकल कंटिन्यूज एट दिस स्पीड, और फिर वो उसी स्पीड से मूव करता रहता है। मेक अ रफ कॉपी ऑफ द डायग्राम एंड शेड द रीजन हुज एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P from X at instant when Q starts. Make a rough copy of the diagram and shade the region whose area represents the display। इसी के ऊपर हम करते हैं, हम सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, जिसमें आपने पार्टिकल P का डिस्टेंस या सॉरी डिस्प्लेसमेंट शो करना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे आता है, एरिया बिटवीन। तो वो रीजन, वो एरिया जो है जिसका एरिया आप निकालेंगे वो शेड करना है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा P की जर्नी X से लेकर, X वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं P एंड Q बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट X। ठीक हो गया, X वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ P, मतलब शुरू से लेकर एट द इंस्टेंट व्हेन Q स्टार्ट, जब Q ने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो वो उसकी शेडिंग करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो बेसिकली हमने ये एरिया निकालेंगे, Q ने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की T सेकंड्स लेटर। हाँ जी, ऊपर वाला भी होगा। ठीक है, इतना। तो बेसिकली दिस इज T, ये सारा रीजन हमने शेड कर दिया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 था इसका।
It is given that P has traveled 70 meter at the instant when Q starts. Find the value of T. चाहिए तो आसान हो गया। अब वो कह रहा है जब Q ने अपना मोशन स्टार्ट किया उस टाइम P जो है वो 70 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था। सो बेसिकली इट मींस दैट दिस एरिया अंडर द ग्राफ इज हाउ मच 70। वहां से उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T। तो चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अच्छा, now you can divide this entire shape into two rectangles. One of the rectangle is जिसकी लेंथ है आपके पास 20 है, विड्थ 2.5 है। सो 20 टाइम्स 2.5 ये कितना आता है बेटा? 30 आ रहा है, 50। तो दिस इज बेसिकली 50 मीटर्स। अब आपने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट इस रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालने के लिए इसकी विड्थ कितनी है? t माइनस 20 और इसकी लेंथ कितनी है? 4। तो ये आपके पास कितना आ जाता है? 4t माइनस 80, नहीं बनता है? 4t माइनस 80। अच्छा, अब 4t माइनस 80 एंड दिस 50 कंबाइंड टुगेदर शुड बी इक्वल्स टू 70 मीटर। ठीक हो गया? सो 4t, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन मैं इससे आगे करता हूँ। तो 4t minus 80 plus area of this rectangle which is 50 and all of this combined together should be equals to 70। यहाँ से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी आती है बेटा? 100/4 25। तो t की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 25 सेकेंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली कितना टाइम था? 25 सेकेंड्स। ठीक हो गया। पार्ट 3, पार्ट 2 हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। वो हमें फाइंड आउट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p and q when q's speed reaches 4 meters per second। Find the distance between p and q when q's speed reaches 4 meters per second। अब देखिए q भी मूव कर रहा है और p भी मूव कर रहा है। आपने वो डिस्टेंस बताना है q और p के दरमियान जब q 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करेगा। ठीक हो गया? सो आफ्टर 20 सेकंड, तो वो उसने शुरू में इंफॉर्मेशन दी है। सो बेसिकली अगर ये 25 था, t25 आया है, तो ये कितना होगा बेटा? 45। 45 सेकंड पे उसकी ये स्पीड। ठीक है, तो क्यू ने सबसे पहले देखे कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो क्यू का जर्नी आपके पास टोटल इतना है। क्यू का जर्नी कितना है आपके पास? इतना। तो क्यू का डिस्टेंस निकालने कितना आ रहा है? क्यू का डिस्टेंस कैसे आएगा? 45 माइनस 25, ये कितना आ गया? 20। ये हमें पता है ये लेंथ कितनी थी? 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स के बाद उसने स्पीड चेंज की और ये उसकी ये लेंथ कितनी है? 2.5 है। तो ये 20 टाइम्स 2.5 कितना आता है? 50 मीटर्स। ठीक हो गया? तो क्यू ने कितना जर्नी कर लिया? 50 मीटर। यहां तक पी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? अब आपने ये कैलकुलेट करना है। तो पी का यहां तक डिस्टेंस आपको पता है ऑलरेडी कितना था? वो 70। आपने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 30 आता है, ये 20 है और ये कितना है? 1.5। तो 20 टाइम्स 1.5 ये कितना आता है? 30 मीटर्स। कितना आ रहा है? 30 मीटर। तो 70 प्लस 30 कितना हो गया? 100। और ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो 100 में से आप 50 निकाल लें तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों में? 50 आता है। अब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हुई तो बाकी ठीक है। ठीक है, इसका आंसर देखते रहे, मैंने वर्कशीट कल भेजी थी तो मार्किंग कीजिए, इसके साथ साथ आंसर्स भी चेक करते रहे। Sketch a single diagram showing the displacement time graphs of for both P and Q with values shown on the t-axis at which the speed of either particle changes। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है,
क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है, कांस्टेंट वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म ग्रेडियंट होगा उसके अंदर, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे साइड पे ड्रॉ करता हूँ। तो पार्टिकल पी यहाँ से स्टार्ट किया, अगर उसने यूनिफॉर्म स्पीड है, फिर उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ गई है तो यानी ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। इसको बेहतर करने के लिए, और यहाँ पे इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया। ये पार्टिकल पी का आ गया। जो पार्टिकल क्यू है उसने 25 सेकंड्स लेटर स्टार्ट किया था, तो दिस इज 20 सेकंड्स बाद इसकी स्पीड चेंज हुई है। तो पार्टिकल क्यू ने 25 सेकंड्स बाद ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस वन, क्योंकि दोनों की कॉन्स्टेंट्स वो आ रही है, ठीक है। दोनों की स्पीड इनिशियल एक जैसी थी, तो जितना ग्रेडियंट ये उतना ही ग्रेडियंट ये। फिर उससे अगली जो लाइन होगी वो दैट शुड बी पैरेलल टू दिस वन, उसकी स्पीड बढ़ गई, तो ये आपका ग्राफ बन गया। और ये आया आपके पास 25, और ये आपके पास बना 45। तो ये आपने दोनों दोनों का, पार्टिकल पी का और पार्टिकल क्यू का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच कर लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? यस। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी। एक और क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी आपकी वर्कशीट में है। ओके, ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है उन्होंने। Description states a woman walks in a straight line. The woman's velocity t seconds after passing through a fixed point A on a line is v meters per second. ठीक हो गया। The graph of v against t consists of 4 straight line segments. The woman is at point B when t is equals to 60. ठीक है। ये जो ग्राफ है ये पॉइंट ए के बाद का है। पॉइंट ए पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, v से शो हुई है। तो दिस इज आफ्टर पॉइंट ए, और जब वो 60 पे पहुंची है तो वो क्या, वो पॉइंट है b। फाइंड द वुमेन्स एक्सेलरेशन फॉर 0 to 30। सिंपल, आपके पास ये आईजीसीएसई वाला कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, राइज ओवर रन। तो वो ग्रेडियंट आपने निकालना है। तो 1.5 से 2.1 कितना ग्रेडियंट बनता है, और राइज कितना है, 0.6 राइज हो गया, ओवर रन आपके पास कितना है 30। तो 0.6 ओवर 30 कितना आ जाता है बेटा, 0.02 meters per second square। दैट इज द एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट इंटरवल। बार बार आज कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है यहाँ से मोबाइल से। वाईफाई चल रहा है? उसमें रेड लाइट आ रहा है, वो होता ही रेड है या अभी वैसे, क्योंकि मेरे राउटर में रेड आए तो जो घर पे है उसका मतलब है प्रॉब्लम है। हाँ, वो मैडम से पूछे उनका चल रहा है। हाँ, मैं इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। हम्म, चेक करें।
एक सेकेंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्शन में। हाँ जी, आपको वापस बोर्ड नजर आया स्टूडेंट्स? बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक हो गया। तो फर्स्ट जो उसने इंटरवल दिया 0 से 30, उसकी एक्सेलरेशन आ गई 0.02, जो राइज ओवर रन किया हमने। जो सेकंड इंटरवल दिया है उसने, वो है 30 से लेकर 40 तक। ये इधर भी सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट आपने लगाना है, राइज ओवर रन वाला। राइज कितना है बेटा यहाँ पे? 2.1। राइज इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है? 2.1 है। ठीक हो गया? तो -2.1, बेसिकली आप फॉल कर रहे हैं, तो -2.1। वो रन कितना है बेटा? 10। तो ये आपके पास कितनी आ जाती है एक्सेलरेशन? -0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने जो टर्म यूज की है एक्सेलरेशन है, इसलिए आपने माइनस का साइन जरूर लगाना है। अगर वो डीसेलरेशन की टर्म यूज करता है तो फिर आप माइनस नहीं लगाएंगे। द डिस्टेंस ए टू बी, ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है। सिंपल अगेन, आपके पास एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस आपने निकालना है। निकालें जरा एरिया इसका। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ये आपके पास क्या बनता है बेटा? ट्रेपीजियम। ये आपके पास ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक हो गया? ये पार्ट क्या शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग है? रिटर्न जर्नी। क्या है? रिटर्न जर्नी, बिकॉज नेगेटिव एक्सिस में है। ठीक है, चलें इसका एरिया निकालें जरा। इसका एरिया जल्दी से निकालें। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या कह रहा है। चलें आप पहले निकालें, फिर बात करते हैं। लेकिन 2 पार्ट्स हैं, आगे अगला पार्ट भी पढ़ेगा। आगे कह रहे हैं द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय वुमन। तो यहीं से क्लियर हो रहा है डिस्टेंस ए बी और टोटल डिस्टेंस दो चीजें अलग है। मैंने इसलिए पूछा ये पार्ट क्या शो कर रहा है आपको। तो एक आगे गया पहले, द वुमन शी वॉक्ड एंड देन शी केम बैक एंड स्टॉप्ड एट बी। तो जहां से स्टार्ट किया वहां से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वो कैसे निकलेगा? ये एरिया माइनस दिस एरिया। ठीक हो गया? तो टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय वुमन वो होगा ये एरिया प्लस ये एरिया। वो तंग कर रहा है यार वाईफाई। नहीं मोहतशिम।
हाँ जी, क्या निकला डिस्टेंस ए बी कितना निकला? 42.5 मीटर। ठीक हो गया। तो ये एरिया कितना है, ये वाला सारा ऊपर वाला ट्रेपीजियम और ट्रायंगल, अच्छा ये सेपरेट ले किया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि 1.5 प्लस 2.1 और उसका हाफ मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ टाइम्स 10 टाइम्स 2.1। ये फॉरवर्ड जर्नी कितना आया? 64.5। रिटर्न जर्नी हाफ बेस 20, हाइट कितनी है? 2.2। ये आ गया आपके पास 22 मीटर्स। सही है। तो अब ए से स्टार्ट किया वो मैंने, यहाँ पे आके रुकी और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दिया उस, और बी पे आके रुक गई। तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए ये और जो रिटर्न जर्नी उसने किया वो माइनस कर देंगे। तो 64.5 माइनस 22 कितना आता है? 42.5। द टोटल, अब उस केस में आपने 64.5 फॉरवर्ड जर्नी प्लस रिटर्न जर्नी, ठीक हो गया। ये कितना आता है? 64.5 प्लस 22, 86.5 मीटर। तो ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ये वर्कशीट में आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं। ओके। अच्छा बेटा, अब आगे एक और चीज देखते हैं। इसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया बेटा? हमने ग्राफ भी देख लिए और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हमने देख लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है बेटे? इक्वेशन ऑफ मोशन 4 होती है। हर इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं? 5। हर इक्वेशन में 4 पैरामीटर। हर इक्वेशन में टोटल 4 पैरामीटर होते हैं। तो उन 4 में से कितने पता होने चाहिए? 3 पता होने चाहिए, तब जाके आपका काम आसान होगा। ठीक है हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने दो बेसिकली चीजें कर ली हैं। हमने देखा ग्राफ। ग्राफ में हमने नई चीज सिर्फ ये सीखी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब एक्स एक्सिस के नीचे आपके पास ग्राफ का पार्ट होगा वो रिटर्न जर्नी शो कर रहा होगा। ओके, दैट वाज द ओनली न्यू थिंग व्हेन इट कम्स टू योर ए लेवल्स। बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका आईजीसीएसई की काइनेमेटिक्स जो मैथ में पढ़ी थी वो है। दूसरी चीज हमने पढ़ी, जब भी आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब हम क्या चीज अप्लाई करते हैं? तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड वो हमने 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। अच्छा, now the next thing is what if the acceleration is not constant? ठीक है, तब क्या होगा? तो आज हमने वो देखना है फॉर नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फॉर नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, जस्ट अ क्विक recap. Rate of change of displacement क्या होता है बेटा? Rate of change of displacement is velocity. अपनी डिफरेंशिएशन जो प्योर मैथमेटिक्स 1 में हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था, हमने उसमें कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज पढ़े थे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ छोड़ दें, वेलोसिटी को छोड़ दें, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिखूंगा?
ds ओवर dt। मैंने बताया था जब एक होता है ना कि चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो लिखते हैं dy बाय dx। अब यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ, जब कोई और कोई पैरामीटर मेंशन नहीं किया था, तो वो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो रेट ऑफ चेंज में ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं, वेरिएबल s। तो ds विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी होगा बेसिकली आपके पास ds ओवर dt, यानी डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या चीज आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। एग्जैक्टली द सेम वे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन। या आप अपनी आईजीसीएसई में ये डेफिनेशन पढ़ के आए हैं एक्सेलरेशन की, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिख सकता हूँ, dv ओवर dt। या ये कोई नई चीज नहीं है, आई एम ओनली ट्राइंग टू कनेक्ट व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, डू यू रिमेंबर, ये रिकॉल कर रहे हैं, जस्ट फॉर द क्विक रिकैप, अगर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तो dy बाय dx आपके पास क्या चीज होती थी बेटा, रेट ऑफ, होता तो ग्रेडियंट था, पर इसको एक और मीनिंग क्या थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dt क्या होता था आपके पास, अगर dy बाय dt लिखा हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, सिंपल इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप साथ लिख भी देते हैं तो कोई मसला नहीं, बट अगर नहीं लिखा हुआ तो इट इज अंडरस्टूड कि वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। तो अभी तक जितनी चीज अभी हमने पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है लाइक s, आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास वो चीज क्या देगी आपको, वेलोसिटी दे देगी। वो क्या चीज आ जाएगी आपके पास, वेलोसिटी। और इसी तरीके से आपके पास अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय डेफिनेशन आपको पता है क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? सो we have been touching these kinds of things before। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई थी एक्सेलरेशन की, वही थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हमने फिर अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा, so we are able to connect this or look at this thing in a very different perspective, कि इसका मतलब है कि वेलोसिटी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आयशा वकार, सॉरी आयशा आमिर, आप मुझे बताएं आयशा आमिर, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, आयशा आमिर, सॉरी दोबारा बताएं। अच्छा इब्राहिम बेटे, आप बताएं डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या है, अभी तक जो चीज मैंने लिखी है वो ये लिखी है कि अगर हम, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया, हम क्या कर रहे हैं, बंद हो गया, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको
डिफरेंशिएट कर, ठीक है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो क्या आता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली इन द सेम वे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो इसी को लिखने का एक और तरीका देखें। आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ds बाय dt, डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया विद Excuse me, sir. रिस्पेक्ट टू टाइम। जी जी बेटे। Sir, I don't know if it's an issue with my Wi-Fi, but I can't see you writing or anything. Actually, it's the problem over here. Wait a second. Let me just try to find another solution. Just give me 1 second, please. Okay. Can you see? Can you see now? No, sir, it's stopped. अब नहीं हो रहा. नहीं हो रहा stream. What about now? Yes, sir, I can see it. अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दिया, स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. अच्छा, so I was talking about कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या चीज आ जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन। फिर इसी तरीके से डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है आपके पास इंटीग्रेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस को जरा देखें यहाँ पे, थोड़ा सा एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये बात तो समझ में आ गई ना, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ds over dt is basically the differentiation of displacement, और ये क्या चीज देगी आपको, वेलोसिटी। लेट्स सपोज मैं इसको वेलोसिटी नहीं लिखता, s के फॉर्म में ही लिखे रहने देता हूँ, d2s over dt, इसका क्या मतलब होगा, सॉरी d2s over dt स्क्वायर। यानी आपने डिस्प्लेसमेंट की जो एक्सप्रेशन है उसको कितनी दफा डिफरेंशिएट किया है, 2 दफा। तो पहली दफा डिफरेंशिएट करने से क्या हुआ, वेलोसिटी, दूसरी दफा डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपके सिलेबस की नहीं है लेकिन चले बता देते हैं, d3s over dt क्यूब। तीसरी दफा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा फिर क्या आएगा, यहाँ पे देखें, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, मतलब एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ये लिखा है d3s over dt क्यूब। तो इन शॉर्ट ये जो चीज लिखी हुई है, दिस इज सेम एज dv over dt। आप बोलेंगे मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, या आप बोले मैं डिस्प्लेसमेंट को 2 दफा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो दोनों से आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसका, दिस इज सेम एज dA बाय dt, यानी आप एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट वैसे एक सेलिब्रिटी था, उसने अपनी शर्ट पे लिखा हुआ था, डोंट बी d3s बाय dt क्यूब। अब ये जोक सिर्फ और सिर्फ जिनको मैथ आती थी उनको समझ में आया था। डोंट बी अ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
चेक करो जरा, गूगल करो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, करो जरा गूगल, ये लो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिखें झटका, ये क्या होता है, झटका। हाँ जी, मजाक जोक समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो, अभी गुस्सा निकालना होगा ना तो उसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना, ठीक है? अच्छा जी, चलिए ये आपकी सिलेबस का नहीं है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट अब जिक्र चला ही है तो हमने कहा चलो दिखा देते हैं। अच्छा, तो यानी अगर आप एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं झटका कितना लगा है, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हो गया हमारा कि अगर आपके पास तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यानी अब हम यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ के आए हैं, इसमें इतनी ज्यादा डेप्थ में डिफरेंशिएशन नहीं यूज होगी और ना ही इतनी ज्यादा डेप्थ में इंटीग्रेशन यूज होगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, वन क्वेश्चन हियर, लेट्स सपोज मेरे पास s is equals to t cubed plus 5t squared plus 8t लिखा हुआ है, ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या चीज है, दिस इज द एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया? इसको जरा डिफरेंशिएट करें, आपके पास क्या हो जाएगा, ds बाय dt और इधर भी d बाय dt ऑफ t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी। यहां से आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वो क्या बनता है 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 8, ठीक हो गया? अच्छा, फिर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dv बाय dt और इधर आ गया d बाय dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 8। अच्छा, अब dv बाय dt वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं आपके पास एक्सेलरेशन आता है, सो 2 3 6t प्लस 10, सही है? तो मींस अगर आपको एग्जामिनर ने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो आप वहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? ये चीज देखें यहीं से क्लियर है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी की वैल्यू पे। टी की वैल्यू 0 होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी 10। एट टी इज इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन कितनी होगी 16। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स 12 प्लस 10 कितना हो गया 22। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो ये यही इक्वेशन से ही नजर आ रहा है आपको कि ये नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हमने पढ़ा कि इनको एक्सेलरेशन को, अब रिवर्स प्रोसेस भी इसका हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपको एग्जामिनर ने एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है 6t माइनस 2, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है? इसको इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक हो गया? और इसी तरीके से इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 6t माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt के रिस्पेक्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या आता है बेटा, वेलोसिटी। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू वेलोसिटी, इसकी जगह आ गया आपके पास वेलोसिटी। हाँ जी, 6t का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3t स्क्वायर्ड
माइनस 2t आगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, c की वैल्यू, ठीक हो गया, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, यहां तक क्लियर है। अच्छा, हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, integration of v with respect to time is equals to integration of 3t squared minus 2t plus, let's suppose ये 0 है, let's suppose ये 0 है c की वैल्यू, हम सपोज कर रहे हैं, होगा नहीं, ठीक हो गया, लाजमी नहीं है कि हर दफा 0, हम सपोज कर रहे हैं कि c की वैल्यू क्या है 0। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, integration of velocity with respect to time gives you डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, t क्यूब्ड माइनस t स्क्वायर्ड प्लस c1, दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको आपने c1 कहना है, इसको हम क्या कहेंगे, c1। मोस्टली केसेस में c1 ये जो यानी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बनेगा, 99% केसेस में ये 0 होगा, बट ये रूल नहीं बनाना आप, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 0 होगा। अब वहां पे पेपर में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दिया हुआ होगा, जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, लेट्स सपोज क्वेश्चन था जी डिस्प्लेसमेंट का, उसने आपको एक्सप्रेशन दिया है और वो आपको कहता है जी t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन निकालें, तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ एक्सेलरेशन, यहां से इधर मैं 2 पुट करके क्या निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, मैं एक्सेलरेशन तो नहीं निकाल सकता। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे इसको एक दफा डिफरेंशिएट करना, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना, तो क्या आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन। अब मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो डिफरेंशिएशन वाला जब केस चल रहा है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इवन इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल उसने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, साथ में प्लस सी आ। अब सी के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में दिया होता है, लाइक फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 या t इज इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10, फॉर एग्जांपल कि जब 1 सेकंड था t की वैल्यू 1 थी तो वेलोसिटी 10 थी, तो इधर 1 पुट करेंगे, इधर 10 पुट करेंगे, यहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाए। ये मोस्ट ऑफ 99% केसेस में डिस्प्लेसमेंट के जो एक्सप्रेशन है उसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो मैंने आपको बताया 99% केसेस में 0 होगा, क्योंकि मोस्टली केसेस ऐसे ही होंगे कि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी उसी टाइम आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 होती है, तो इसको 0 किया, t इज इक्वल टू 0 पुट किया, डिस्प्लेसमेंट भी 0 पुट किया, तो c1 क्या आ गया 0। बहुत कम ऐसा केस होगा कि वो आपको बोलेगा t इज इक्वल टू 0 पे मींस एट इंस्टेंट व्हेन यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, तो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका हो, तो बहुत रेयर होता है वो, 1% चांस है उसका, तो उसमें t इज इक्वल टू 0 पे s क्या पुट कर देंगे 5, बट मोस्टली केसेस में यहाँ पे क्या होगा 0। अब प्रॉब्लम किधर आता है, अक्सर आप क्वेश्चन पढ़ भी रहे होते हैं तो फिर भी आपको ये नहीं समझ में आता कि जो C है ये हम कैसे निकालें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है जी फाइंड ए व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1, फाइंड ए व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1। अच्छा ये तो आसान है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज
1। अब इसमें ये है कि दो इक्वेशंस आपको लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है, दो इक्वेशन। जब डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया है उसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे टी की वैल्यू निकालेंगे, वो टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा ए। लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट जब 1 हुआ है तो टी की वैल्यू 0.5 है, आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ 1 पुट किया, ये 0 ही समझे अभी इसको, तो इसको आप 1 पुट करेंगे, एक इक्वेशन बन गई, अभी तो खैर क्यूबिक बन रही है, आपकी वही इक्वेशन बनेगी जो सॉल्वेबल है। आप उसको सॉल्व करेंगे, वहां से टी की वैल्यू लेट्स सपोज 0.5 आती है, 0.5 इसमें पुट किया तो 0.5 के अगेंस्ट ए आ जाए। ये तो चलो आसान क्वेश्चन था एक, बट इसमें ये था, ये सारे मैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसमें मुश्किल बात सिर्फ ये कि आपको दो इक्वेशंस को रिलेट करना पड़ता है आपस में, ये जरा चेक करें। एग्जामिनर आस्क फाइंड वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी बताएं। क्वेश्चन ऐसा आया, ठीक हो गया। फिर एक और क्वेश्चन देखें जरा, फाइंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, फाइंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, फाइंड maximum velocity. So these are all tricky questions. Now you need to look for the hints. वो hints आपको क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आएंगे, वो डायरेक्ट नहीं बताएगा आपको। वो hints क्या है वो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें। सबसे पहली बात कि at maximum displacement, at maximum displacement v is equals to 0। जब भी वो आपको डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बता रहा होगा कि फाइंड करें, ठीक है, तो उस पे आपको एक इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में नहीं लिखी होगी, बट आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे एक पैरामीटर आपको पता है कि v की वैल्यू हमेशा क्या होगी वहां पे 0। इसको ग्राफिकली जरा चेक करें। लेट्स सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही बनाया मैंने, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से। ग्रेडियंट क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो इधर ग्रेडियंट क्या है 0। तो एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, ये आपने याद रखना है। जब भी वो एग्जामिनर पूछे आपको कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें तो आपको पता वहां पे आपको एक पैरामीटर मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से एट मैक्सिमम या फिर मिनिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगी। आप इसको लॉजिकली अगर अंडरस्टैंड करें, एक ऑब्जेक्ट है उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो वो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0। अगर आप इसको ग्राफिकली समझना चाहते हैं, ये आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम वेलोसिटी, द ग्रेडियंट इज 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो 0। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आपके पास यही ग्राफ ऐसे है, फॉर एग्जांपल at minimum value of the velocity the gradient is 0, so acceleration क्या होगी 0। तो ये कुछ hints हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये hints याद कर लेंगे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। when object changes its direction, जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा उस टाइम वेलोसिटी 0 होगी। ये हमेशा नहीं होता, ये आप लोगों के सिलेबस में होगा, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में एक लाइन के ऊपर मोशन है, आपके सिलेबस में कर्व्ड मोशन नहीं है, ठीक हो गया।
आप लोगों के सिलेबस में कर्व्ड मोशन नहीं है, ठीक हो गया, ना ही आपके पास दो एक्स और वाई डायरेक्शन में साइमल्टेनियस मोशन है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे जा रहा हूँ और वहां से मुझे वापस पीछे आना है, अगर मैं मेरे पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ एक लाइन में मूव कर सकते हैं, तो अगर तो मेरे पे ये रिस्ट्रिक्शन ना हो तो मैं तो मोड़ ऐसे कर्व पाथ में मोड़ काट के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लूंगा। बट जब मेरे पे ये रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में जितना भी मोशन है वो एक लाइन पे है, ठीक हो गया। तो जब आप जा रहे हैं आगे, मुझे वहां से वापस आना है, रिटर्न जर्नी करना है, तो मैं रुकूंगा और फिर वापस पीछे आऊंगा। आपने अपने पीछे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितने देखे हैं उसमें जब भी रिटर्न जर्नी आया है तो वो उसमें मोस्ट केसेस में अनलेस कि वो इंस्टेंटेनियस ड्रॉप आया हो, अदरवाइज जैसे अभी वुमेन का हमने केस देखा था, वो जीरो से उसका ग्राफ गुजर के गया था, ठीक है। तो वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एट स्टार्टिंग या फिर इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे क्या चीज पता हो सकती है आपको, और टाइम जीरो हो सकता है, नहीं टाइम जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम यहाँ पे जीरो है फॉर एग्जांपल, बट आप इधर जाते हैं, यहाँ से वापस आते हैं, टाइम तो चल रहा है, आप वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, बट हो सकता है इधर जाके इधर आने में 5 सेकंड गुजर गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे टी जीरो नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है बट ये अजम्पशन नहीं है। हम वो चीजें लिख रहे हैं जो कन्फर्म है, यहाँ पे हम वो लिख रहे हैं जो कन्फर्म है। इसी तरीके से वी बोला, वी भी लाजमी नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट पे लेट्स सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर से आप जा रहे हैं, इधर वी जीरो हुआ क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं और सीधा आगे निकल गए। तो जब वापस आ रहे हैं एक स्पीड से आ रहे हैं, लेट्स सपोज 5 की स्पीड से आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आपकी स्पीड स्टार्टिंग पॉइंट पे वी जीरो नहीं होगी, लाजमी नहीं। हम वो चीज लिख रहे हैं जो कंफर्म जीरो होगी। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या चीज कंफर्म जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या चीज कंफर्म जीरो होगी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ इज जीरो, सॉरी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो दीज आर फ्यू अंडरस्टूड थिंग्स जो आपको याद रखनी है, ठीक है। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवा दिए, वर्कशीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, वो क्वेश्चंस दोबारा करें। क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो आसान लग रहे हैं, और जब आप खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपकी मैकेनिक्स में सबसे मुश्किल टॉपिक काइनेमेटिक्स कंसिडर होता है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, जबकि ये सबसे ज्यादा आसान है। टोटल 3 चीजें हैं इसके अंदर, ग्राफ में एक नई चीज है रिटर्न जर्नी, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपके पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये चीज अभी आज हमने पढ़ी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से होगा, ये हम ऑलरेडी करके आए। इसके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल, तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, आज मेरे साथ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किया और वो आगे टॉपिक हमने पढ़ना है, फोर्सेस का था। मैं कही तो आसान है, वो मैंने कर लिया फटाफट, एक लाइन में कर लिया। उसके नंबर देखे 8 नंबर थे। Then I read between the lines that I am missing something, कि मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूँ। तो छोटी सी पॉइंट मैंने मिस आउट किया था, जिसकी वजह से सेम क्वेश्चन को मैंने एक पूरे पेज पे वो सॉल्व, तभी जाके उसके 8 नंबर है, फिर सही आंसर है। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। चलें, सी यू ऑल टुमारो, अल्लाह हाफिज। Officer.